इस कॉन्फिडेंस मोशन और अभिनंदन प्रस्ताव पे बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं और समाजवादी पार्टी का मैं पक्ष यहां पर रखने वाला हूं। हमारी पार्टी ने आज कॉन्फिडेंस मोशन में एब्स्टेन करने का निर्णय किया, लेकिन अब जब सम्माननीय मुख्यमंत्री जी इतनी मेजॉरिटी से यहां पर जीत कर आए तो अपनी पार्टी की तरफ से मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी सातारा से हैं, एक ऐसे गांव से है जो मेरे गांव के बिल्कुल बाजू में है, और मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि सुबह से मुझे ये फोन आ रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री सातारा कब आएंगे, गांव कब आएंगे। और महाबलेश्वर से सभी लोग ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री गांव में आए। अध्यक्ष महोदय, आज इस सभा में जो मेजॉरिटी मिली है इस सरकार को, अब ये सरकार पे, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी पे, सम्माननीय उप मुख्यमंत्री जी पे ये जवाबदारी आती है कि महाराष्ट्र के हर घटक को, महाराष्ट्र के हर व्यक्ति को वो संरक्षण दे, उसकी बात सुने। मैं गौर से सुन रहा था, मुख्यमंत्री जी जब उन्होंने अपना पहला इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के हर व्यक्ति को मैं संरक्षण और न्याय दूंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से देश का वातावरण है और जहां जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, वहां पे अल्पसंख्यकों के मन में बहुत इनसिक्योरिटी हो गई है। मैं खास तौर से उप मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वो इस राज्य की माइनॉरिटीज को आश्वासित करे कि उनके प्रश्नों को सुना जाएगा, उनकी बातों को सुना जाएगा और इस राज्य में उनको पूरा न्याय मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, हमने आज और कल दोनों वक्त एब्स्टेन करने का निर्णय लिया। ये एब्स्टेन करने का निर्णय हमारे नेता अबू आसिम आजमी साहब ने इसलिए लिया कि जैसे उन्होंने कल बताया कि आखिरी कैबिनेट के अंदर इस सरकार में शिवसेना ने और माजी मुख्यमंत्री जी ने ऐसे निर्णय लिए कि जो हमको लगता है कि जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था उसके विपरीत थे। और आज आप देखिए, आजमी जी का कल भाषण हुआ और आज 2 नंबर से उनको जान से मारने की धमकियां आ रही है। उन्होंने जब कहा कि औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम चेंज किया गया, ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, ये वो बातें नहीं है जिस पर हमने इस महाविकास अघाड़ी का गठन किया था। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है ये कहना जरूरी है कि महाविकास अघाड़ी का जो गठन हुआ वो महाराष्ट्र को एक उम्मीद देने वाला था, पूरे राष्ट्र को एक उम्मीद देने वाला था। और जब ये 11 पार्टियों का गठन हुआ, उन पार्टियों ने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था। मैं इस अवसर को इस्तेमाल करके माजी उप मुख्यमंत्री अजित पवार साहब का, बाला साहब थोराट साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। जैसे गुलाब राव जी ने कहा कि 6 बजे उठकर जो है माजी उप मुख्यमंत्री जी सबकी बात सुनते थे, और मैंने देखा है मेरे नेता के साथ जाते हुए 1 दिन के अंदर अजित पवार साहब का अपॉइंटमेंट मिलता था, और जब हमारी बात हम रखते थे हमारी बात पूरी सुनी जाती थी। लेकिन ये कहना जरूरी भी है कि महाविकास अघाड़ी में भी कौन सी खामियां थी। मैं एक बार अबू आसिम आजमी साहब के साथ गया, दादा से मिला, और दादा से मैंने कहा कि राज्य के एक मुख्यमंत्री मेरे क्षेत्र में आकर ये स्टेटमेंट कहते हैं कि रईस शेख 17 दिन में चुनाव कैसे जीत गया। यानी कि महाविकास अघाड़ी के ही एक मंत्री महाविकास अघाड़ी के एक आमदार के क्षेत्र में आके कहते हैं कि माइनॉरिटी का एक आदमी 17 दिन में कैसे जीत गया। दादा, मुझे आपकी बात जिंदगी भर याद रहेगी। तब दादा ने मुझसे कहा था कि मुझे इस बात का एहसास है कि मैं एक महाविकास अघाड़ी के आमदार के मत पे उप मुख्यमंत्री बना। अगर ये भावना सबके अंदर होती तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये आज हमको देखना नहीं पड़ता। मैं गुलाब राव जी की एक बात से सहमत हूं कि सिर्फ ईडी और सिर्फ ये बात नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे बीच के लोग जो थे उनका व्यवहार ये जिम्मेदार है आज की परिस्थिति के लिए। दादा, आपका धन्यवाद। बाला साहब थोराट साहब, आपका धन्यवाद। पिछले कई दिनों में आपने हमारी बातें सुनी। जब ये पत्र जनाब अबू आसिम आजमी साहब ने मुख्यमंत्री को लिखा था, उसमें माइनॉरिटीज के कई मुद्दे उठाए गए थे, और मैं आज उप मुख्यमंत्री जी से कहूंगा
कि इन प्रश्नों को आप देखिए, 2.5 साल हो गया दादा, लेकिन अभी भी माइनॉरिटी कमीशन हो या आप कहिए उर्दू एकेडमी हो या आप कहिए जितने भी हमारे स्टैट्यूटरी बॉडीज है उसके अंदर हज कमेटी हो, किसी का भी गठन नहीं हुआ। आप बताइए, महाविकास आघाड़ी को ये आश्वासित हर समाज को करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था कि उनकी बातें सुनी जाएगी? दादा, मैं माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का यूटिलाइजेशन यहां पर मेरे हाथ में है, यानी कि इस सरकार में 2.5 साल में माइनॉरिटी को कितनी योजनाओं का लाभ मिला उसका ये लोका जोखा है। सम्मानीय पृथ्वीराज जी भी यहां पर है, मैं ये आपको देने वाला हूं और मैं स्कीम वाइज आपको यूटिलाइजेशन बताऊंगा। एक ही स्कीम का यूटिलाइजेशन हुआ ना, हायर एजुकेशन के लिए कोई फंड दिए गए, यानी यूटिलाइजेशन ही नहीं हुआ। फंड तो दादा ने दिया, लेकिन आप देखिए 10%, 20% ये यूटिलाइजेशन है। यानी कि आप जो हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए थी, यूटिलाइजेशन 15%, जो हमारे संस्थाओं को निधि मिलनी चाहिए थी, निधि है लेकिन यूटिलाइजेशन नहीं। यूटिलाइजेशन कहां हुआ? यूटिलाइजेशन हुआ जो सिविल वर्क के लिए फंड मिला जो है उसका यूटिलाइजेशन हुआ, यानी कि आप सिर्फ सिविल वर्क के फंड को यूटिलाइज कर रहे। 150 करोड़ रुपए का वितरण हुआ। और ये वितरण कैसे होता है? माइनॉरिटी समाज के एक आमदार के लिखे हुए कई पत्रों के ऊपर उसको 1 करोड़ की निधि मिलती है, लेकिन भिवंडी के अंदर कांग्रेस के 18 बंडखोर नगर सेवक, उनके कहने पे 5 करोड़ रुपया मिलता है। और वो 5 करोड़ का यूटिलाइजेशन किधर? जीआर कहता है कि माइनॉरिटी इलाकों में होना चाहिए, जहां पे भिवंडी शहर के अंदर कब्रिस्तान के लिए फंड नहीं, दूसरी चीजों के लिए फंड नहीं। आप फंड देते हैं किसके लिए? गार्डन के लिए। ऐसी एरियाओं में फंड देते हैं कि जहां माइनॉरिटी नहीं है। इसलिए मैं ये बातें कहना चाह रहा हूं कि जब महाविकास आघाड़ी की सरकार एक बार फिर आएगी तो इन मुद्दों पे हम ध्यान देंगे। 2.5 साल से नहीं आएगी, जरूर आएगी, जरूर आएगी। आज जो यहां पर बाला साहेब थोराट जी ने कहा है कि आप समाज में घूम के देखिए कि कितनी नाराजगी है, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। और मैंने 2.5 साल से थोराट साहब उर्दू घर के लिए कहा, क्या मेरी सरकार जीआर होने के बावजूद, फंड होने के बावजूद भिवंडी शहर को एक उर्दू घर नहीं दे सकती? यहां पर जरूर ऐसा हुआ है कि एक पक्ष के अगर आप आमदार है तो दूसरे पक्ष का आपको समर्थन नहीं, विरोध मिला है। गुलाब राव जी, जब आप कह रहे हो ना, मुझे अफसोस कह के सहमति दर्शाना पड़ेगा। मेरे क्षेत्र के अंदर सम्मान्य मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं, मैं कई बार उनके पास शिकायत लेके गया। मैं आमदार हूं, मैं फंड मांग रहा हूं, लेकिन सम्मान्य माजी मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, मेरे विरोध में जो चुनाव लड़ रहे थे उन साहब के पत्र पे 10 करोड़ का फंड दिया। मैं शिंदे साहब के पास गया, मैंने हाथ जोड़ा, ये क्या है शिंदे साहब? उन्होंने मुझसे हाथ जोड़ के कहा कि सम्मान्य मुख्यमंत्री जी का आदेश है। तो आप कर क्या रहे थे? उसके बाद कई बातें हैं जो मैं करना चाहता हूं। आप जो देखेंगे कि आने वाले दिनों में, आज माइनॉरिटीज को रिजर्वेशन नहीं मिला, लेकिन जिस तरह से मैं सम्मान्य उप मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करूंगा। देवेंद्र जी, ये पत्र मैंने सम्मान्य मुख्यमंत्री जी को लिखा था। इस पत्र में मैंने महाराष्ट्र के अंदर अलग अलग समाजों को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या योजनाएं हैं। आपने बाल्टी बनाया, मैं उसका विश्लेषण नहीं करना चाहता, लेकिन आप देखिए कि वो कितना अच्छा काम कर रहा है। आपने सारथी बनाया, महाजोत बनाई। मैंने एक विस्तारित प्रस्ताव फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, सच्चर कमेटी से लेकर महमूदुर रहमान कमेटी तक जितनी रिपोर्टें थी वो फैक्ट्स के साथ मुख्यमंत्री को दिया। हाथ जोड़ के उनके ओएसडी से कहा कि कम से कम एक रिपोर्ट मंगा लीजिए। आज तक ये नहीं हुआ। लेकिन आप इतिहास बदलिए। जिस तरह से माइनॉरिटीज इस सरकार की तरफ देखती है कि हमको न्याय नहीं मिलेगा ना, आप एक व्यवस्था बनाइए। और मैं मुख्यमंत्री जी से भी कहूंगा कि आप कभी भिवंडी में, मदनपुरे में, साहब की कंस्टिट्यूएंसी में, गोवंडी में आके देखिए कि बच्चे किस तरह से फीस के लिए, स्कॉलरशिप के लिए तरसते हैं। आज ये व्यवस्था नहीं होने की वजह से इस पूरे राज्य का 20% माइनॉरिटी पीछे है।
और महाराष्ट्र का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक सबसे कमजोर जो शहरी है उसका विकास नहीं होता। आप अपनी बात को पूरा कीजिए। हम महाविकास आघाड़ी में ये काम नहीं कर पाए, इसका मैं एक्सेप्टेंस देता हूं, क्योंकि ये 2.5 साल मैं अगर लेके आऊं तो बैग के बैग जमा हो जाएंगे। इतने पत्र मैंने मुख्यमंत्री जी को लिखा है, इस पर विचार नहीं हुआ, क्योंकि उनको लगता था कि अगर माइनॉरिटीज पे मैं कोई बात करूंगा तो मेरी वोट बैंक चली जाएगी। आज तो आमदार भी नहीं है, पता नहीं कल वोट बैंक का क्या होगा। लेकिन मैं उम्मीद रखता हूं कि इन बातों का ध्यान सरकार रखेगी और आगे चल के जो है एक बदलाव आएगा। मैं फिर एक बार माजी उप मुख्यमंत्री जी और थोराट साहब का और पूरी टीम का जिन्होंने हमारा साथ दिया, उनका शुक्रिया अदा करता हूं और ये उम्मीद रखता हूं कि हमारी आने वाली सरकार किसी भी भेदभाव के बगैर काम करके महाराष्ट्र के विकास के लिए काम करेगी। धन्यवाद।